ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था। इस टॉपिक के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, औपनिवेशिक। अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक एक शब्द होता है उपनिवेश। तो भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। जब एक उपनिवेश बनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो देश उपनिवेश बनाने वाले देश को क्या देगा, अर्थात वहां की जो आर्थिक संसाधन है उनका उपयोग अपने देश के लिए करना। तो भारत में ब्रिटेन की जो भी आर्थिक नीतियां थीं वो इस तथ्य के चारों ओर घूमती थी कि भारत एक उपनिवेश है। भारत से हर प्रकार के आर्थिक संसाधन का शोषण करना है ब्रिटेन के हित में। अगर भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े, जैसे कि अंग्रेज इस बात का रोना बहुत रोते हैं कि उन्होंने भारत में बहुत विकास के कार्य किए, तो वो विकास के कार्य या वो इन्वेस्टमेंट इसलिए किए जाते थे ताकि भारत से और ज्यादा धन की वसूली की जा सके। ये बलि के बकरे को मोटा ताजा करना, तो आप समझ सकते हैं, उतना ही मोटा ताजा करना जिससे कि वो आपके काम आ सके। इसीलिए आपको सेक्शनल डेवलपमेंट दिखाई देगा। एक क्षेत्र में दिखाई देगा, बगल वाला क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। अंग्रेजों की आय का सबसे प्रमुख स्रोत भारत में था भू राजस्व। कभी भी अगर ये प्रश्न आ जाए कि आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था, तो जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्र प्राप्त करने शुरू किए, व्यापार दूसरे नंबर पर आ गया। प्रथम स्थान था लैंड रेवेन्यू का। जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और अंग्रेजों ने उस समृद्ध क्षेत्र से भू राजस्व वसूलना शुरू किया, तो उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। ब्रिटिश कर्मचारी भी ज्यादा नहीं थे। भाषा से लेकर के कई तरह की समस्याएं थी। तो वो भारतीय मध्यस्थ वर्गों पर निर्भर रहे। 1765 से 1772 तक किसी प्रकार से काम चला, और जब हेस्टिंग्स को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर के भेजा गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो उसने लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। और 1772 में एक 5 ईयर सेटलमेंट, एक पंचसाला बंदोबस्त किया गया, पंचसाला व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार ट्रांसफर किया गया। किसको ट्रांसफर किया गया? तो फार्मिंग ऑफ टैक्सेस कह लीजिए, नीलामी कर देना, ठेके पर दे देना। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि टैक्स वसूली के लिए जो ज्यादा बोली बोलेगा उसको टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों को सर्वाधिक नुकसान हुआ, और इस व्यवस्था का एक परिणाम था एब्सेंट लैंड लॉर्डिज्म या अनुपस्थित जमींदारी वर्ग। अब कलकत्ता के नए धनाढ़ वर्ग ने, पुराने रईसों ने और कुछ अंग्रेजों ने भी जमीन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा कि अच्छा, इतने पैसे दे करके टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। तो उन्होंने वो पैसे दिए और टैक्स वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया। तो उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलने में थी। किसान की दशा, जमीन की स्थिति, फसल हुई है नहीं हुई है, उन्होंने कृषि के विकास के लिए काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा कि 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो पंचसाला और अनुपस्थित जमींदारी वर्ग, यहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1777 तक ये व्यवस्था चली
और उसके बाद इस 5 साला बंदोबस्त को 1 वर्षीय बंदोबस्त में बदल दिया गया। ब्रिटेन में कंपनी के जो संचालक थे वो इस व्यवस्था से बहुत खुश नहीं थे, हालांकि रेवेन्यू बहुत मिल रहा था। अगर आप तुलना करेंगे बंगाल के नवाबों के द्वारा एकत्र किया गया रेवेन्यू जो बक्सर के युद्ध के समय था 1765 में, और उसके मुकाबले अब कंपनी के द्वारा एकत्र किया गया रेवेन्यू, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर था। 19-20 का अंतर नहीं, जमीन आसमान। 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया तो उसमें बंगाल के लिए भू राजस्व तय करने, एकत्र करने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने की बात की गई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आए तो मैसूर वॉर के अलावा उनके सामने एक लक्ष्य ये भी था कि बंगाल में भू राजस्व को नियमित किया जाए और स्थायी कर दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे और उनको लगता था कि अगर जमींदारों को मिडिलमैन के तौर पर लिया जाए और उनको जमीन का मालिक भी माना जाए तो ऐसे में वो खेती के विकास के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी और लाभ होगा राज्य को भी। लेकिन भारत की स्थितियां अलग थी। 1789-90 में कॉर्नवालिस ने एक 10 इयर्स सेटलमेंट 10 वर्षीय बंदोबस्त आरंभ किया और यही आगे चल करके 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त या जैसे कि इसका लोकप्रिय नाम है जमींदारी व्यवस्था में बदल गया। इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त एक ही बात है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब यह व्यवस्था लागू करी तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इसमें एक मिडिलमैन लिया जा रहा है, स्टेट और फार्मर्स के बीच में एक मिडिलमैन लिया जा रहा है, लैंडलॉर्ड, जमींदार। इस जमींदार को सिर्फ टैक्स कलेक्टर माना जाए या इस जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाए। गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर भी इसको लेकर के मतभेद थे। 2 नाम आप दिमाग में रखें, सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। जॉन सोर जमींदारों को भूमि का स्वामी मानता था और चार्ल्स ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है और जमींदार टैक्स कलेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर में कॉर्नवालिस ने सोर के विचारों का समर्थन किया और जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने बंगाल के करोड़ों किसानों की किस्मत को पलट दिया। वो किसान जो अपनी भूमि के मालिक थे, अचानक अपनी भूमि पर उनकी स्थिति किराएदारों की हो गई। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जब जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना तो उसने ये भी तय किया कि जमींदार और किसान के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक समझौता होगा, एक लीज एग्रीमेंट होगा। किसानों को बाकायदा पट्टे दिए जाएंगे, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन किसी भी जमींदार ने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताने या उनको लीज एग्रीमेंट साइन करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि सरकार की भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। व्यवस्थाएं क्या थी इस सिस्टम में? तो नंबर 1 ये स्थायी बंदोबस्त था, अर्थात भू राजस्व की दर सदैव के लिए निश्चित कर दी गई, भविष्य में इसमें कभी कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। वार्षिक कर जमा होता था, जमींदार की जिम्मेदारी थी कि वो वार्षिक कर जमा करे। यदि कोई जमींदार वार्षिक कर जमा करने में असफल रहता था तो एक सूर्यास्त कानून था जो बहुत बदनाम हुआ। यदि आप वार्षिक कर जमा नहीं करते थे एक निश्चित तिथि को, सूर्यास्त होने से पहले पहले, तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी।
तो वो जमींदार जिन्होंने टैक्स वसूलने में थोड़ा उदार रुख अपनाया, किसानों की स्थिति को देखा, या जिनकी जमींदारियां उन्हें उतना टैक्स नहीं दे पाई जितनी मांग थी, तो फिर उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गई। नंबर 2, कितना हिस्सा सरकार का और जमींदारों को क्या मिलना था। तो लगान का 10/11 भाग सरकार का था, 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया, यानी रुपए में 11 पैसे जमींदारों के थे। जमींदारों को जमीन पर जो अधिकार दिया गया उसमें वो जब तक टैक्स चुका रहे हैं तब तक वो जमीन उनकी थी। वो उस जमीन को गिरवी रख सकते थे, वो उस जमीन को बेच भी सकते थे। एक आंकड़ा है छोटा सा कि शुरुआत में 3,75,00,000 रुपए वार्षिक भू राजस्व तय किया गया था और किसानों से जमींदारों ने वसूले लगभग 13 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जो 3 दुष्परिणाम सीधे सीधे दिखाई दिए। अनुपस्थित जमींदारी वर्ग में और इजाफा हुआ, जमींदारियां नीलाम होती थी। उप जमींदारी व्यवस्था, बहुत बड़े पैमाने पर एक बड़ी जमींदारी के छोटे छोटे टुकड़े हुए और किसानों की दुर्दशा। अकाल भारत में पहले भी पड़ते थे, लेकिन इन व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के लागू होने के बाद भारत में जितने भी अकाल पड़े उनके प्रभाव बहुत भयानक थे और उसके लिए अकाल उतना जिम्मेदार नहीं था जितना ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार थी। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद जब नए क्षेत्र ब्रिटिश प्रभाव में आए, जैसे कि दक्कन के कुछ इलाके, मद्रास, तो अंग्रेजों ने एक नई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को वहां पर लागू किया। स्थायी बंदोबस्त के कुछ अनुभव थे उनके पास और दक्कन, दक्षिण भारत का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था भू राजस्व की वसूली का, वो भी उनके दिमाग में था। तो दूसरी व्यवस्था जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में लागू की गई वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। संपूर्ण जो क्षेत्रफल था कृषि का अंग्रेजों के अधीन, उसका 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था में आया। रैयतवाड़ी जो शब्द है, तो रैयत या रियायत, एक किसान जिसके पास एक जोड़ी बैल हो, हल हो और जोतने के लिए अपनी जमीन हो या फिर वो किसी दूसरे की जमीन को जोत बो रहा हो, तो रियाया शब्द का पर्याय उससे लगाया जाता है। यहाँ पर रैयतवाड़ी का मतलब ये है कि जो बंदोबस्त है, जो सेटलमेंट है, वो इस बार प्रत्यक्ष तौर पर किया गया, किसान के साथ किया गया। इस बार सरकार ने किसानों और अपने बीच में कोई मध्यम वर्ग जैसे जमींदार नहीं रखे। जैसे मैंने पहले भी बताया, दक्षिण भारत का इतिहास जमींदारों के पक्ष में था भी नहीं। तो रैयतवाड़ी में बंदोबस्त प्रत्यक्ष था, किसान के साथ था। इस व्यवस्था का जन्मदाता रीड और मुनरो को माना जाता है। सबसे पहले इसको रीड ने 12 महल जिले में लागू किया था। उसके बाद जब मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया तो उन्होंने वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया। इस व्यवस्था में जो मुख्य तत्व थे, किसानों और सरकार के बीच में कोई मध्यम वर्ग नहीं था, मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति थी, यानी कि जमींदार नहीं थे। किसानों को अपना लगान सीधे सरकार को देना था। लगान की दर 50% तय की गई थी। स्थायी बंदोबस्त के अनुभव से अंग्रेज ये समझ चुके थे कि इतना लगान वसूला जा सकता है। इसके अलावा
किसानों को उनकी जमीन पर पट्टे दिए गए थे। किसानों को अपनी जमीन को गिरवी रखने या बेच देने का अधिकार था। किसानों के पास अपनी जमीन का स्वामित्व तब तक होता था जब तक वो कर चुकाते रहे। यानी इस मामले में उनकी स्थिति स्थायी बंदोबस्त के जमींदारों जैसी थी। और मध्यस्थ वर्ग के न होने के बावजूद कर की दर इतनी ज्यादा थी कि बहुत बड़ी तादाद में किसानों की जमीनें नीलाम करी गई, क्योंकि वो तयशुदा टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। इससे साबित होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी किसानों के हित में नहीं थी। हाँ, ये अंग्रेजों के हित में जरूर थी। कौन कौन से इलाके इसके अंतर्गत आए थे? तो इसमें मद्रास का इलाका था, आधुनिक तमिलनाडु। इसमें बॉम्बे था, मुंबई और उसके आसपास के इलाके। इसमें पूर्वी असम था और कुर्ग के इलाके इसमें शामिल थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था संक्षेप में आपको इतना याद रखना है। रीड और मुनरो के नाम याद रखने हैं, 12 महल जिला याद रखना है, और किसान जब तक टैक्स देते रहें तब तक वो अपनी जमीन के मालिक हैं, अदरवाइज उनकी जमीन किसी दूसरे किसान को दे दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद अंग्रेजों ने जो तीसरी व्यवस्था लागू करी भू राजस्व प्रबंधन की, वो थी महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था में आपको 3 नाम याद रखने होंगे: हार्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, जेम्स टॉमसन। मार्टिन बर्ड को आप प्रवर्तक भी कह सकते हैं इस व्यवस्था का। इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों का प्रयोग हुआ, भूमि रजिस्टर, पंजियों का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे पहले महालवाड़ी में महाल क्या है? महाल का अर्थ साधारण तौर पर आप विलेज से लगा सकते हैं, गांव से लगा सकते हैं। यहाँ पर जो बंदोबस्त था वो सीधे किसान या किसी जमींदार के साथ ना करके पूरे गांव के साथ किया गया। लेकिन पूरे गांव के साथ बंदोबस्त कैसे होगा? तो फिर गांव के मुखिया या लंबरदार को इसके लिए जवाबदेह माना गया कि वो गांव वालों के बिहाफ पर उसकी जवाबदेही है टैक्स जमा करना। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस में खास तौर पर लागू की गई और लगभग 31% जमीन इस व्यवस्था के अंतर्गत आई थी। व्यवस्था चाहे भूमि बंदोबस्त हो, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महालवाड़ी हो या रैयत के साथ सीधा संबंध हो, तीनों ही व्यवस्थाएं ब्रिटिश हितों को साध रही थी। तीनों के ही सुखद परिणाम अंग्रेजों के लिए थे। उनके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और इसके जितने भी दुष्परिणाम थे वो भारतीय किसानों के लिए थे। अगर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता और गरीबी का चलन बढ़ा, एक ऐसा चलन जो मध्यकालीन तुर्कों और मुगलों या प्राचीन भारत के शासकों के दौर में भी नहीं देखा गया। कर की दर पहली बार 50% नहीं हो रही थी, लेकिन आर्थिक दरिद्रता ये सीधे सीधे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम थे। तो अब इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि इस भू राजस्व की अधिकतम दर ने भारत में क्या समस्याएं उत्पन्न करी और इसके साथ अंग्रेजों ने जो अन्य पॉलिसीज बनाई उनका क्या परिणाम हुआ। तो अगले लेक्चर में आपको जिन 4-5 चीजों के बारे में बताऊंगा, प्रीलिम्स में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो बस आप बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे। हम देखेंगे औद्योगिकरण, कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया गया या सिर्फ उतना होने दिया गया जितना अंग्रेजों के हित में था। ग्रामीण और शहरी जो
हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हो गया। इसके अलावा कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन, पूरी दुनिया में जहां पर कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स एक अच्छी स्थिति मानी जाती थी किसानों के लिए या मानी जाती है, भारत में वो अच्छी नहीं रही क्योंकि वो जबरदस्ती थोप दी गई थी। इसके अलावा ग्रामीण ऋणग्रस्तता, रूरल डेब्टनेस और गरीबी, और सीधे सीधे अकाल का दुष्प्रभाव जो इन नीतियों का परिणाम था। धन की निकासी और कुछ और चीजें भी इसके अंतर्गत जुड़ जाएंगी। तो ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।